संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने जो कल भाषण दिया था आप भूले नहीं होंगे। उसमें उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह बोलते हुए कहा था कि पिछली सरकारों की ओर से कई अच्छे काम हुए थे और उसकी उन्होंने सराहना की थी। तो आज कांग्रेस की बारी थी और कांग्रेस ने कहा कि वो उम्मीद करती है कि जो पिछली सरकारों ने अच्छी योजनाएं चलाई हैं, अच्छे काम किए हैं, उसे मौजूदा सरकार भी जारी रखेगी और बजट और फंड्स की उन योजनाओं में कमी नहीं होने पाएगी। The Prime Minister designate in his address has recognized that some or more than some good deeds, good policies, good schemes, good decisions, good initiatives have been taken by the previous government or by previous governments. Several path-breaking good schemes and initiatives by the UPA 1 and 2, several inclusive or right-based schemes, and I'm not naming them, will be neither closed or in any manner significantly curtailed. कह सकते हैं सत्ता स्थिर नहीं रहती है। कल तक जिस तरह से सत्ताधारी दल की तरह बातें किया करते थे कांग्रेस के लोग, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से इल्तजा कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं को बंद नहीं कीजिएगा। अब प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी या बन गए हैं और शपथ ले लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं नजरें इस बात पर रहेगी कि मनरेगा चल रहा है उस तरह से या नहीं, या फिर राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन उसी तरह से चल रहा है, या फिर उसमें कुछ सुधार किए गए हैं, बदले गए हैं। लेकिन ये सब कुछ शपथ ग्रहण के बाद, क्योंकि शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है और बुलाया गया है। और नरेंद्र मोदी के इस फैसले का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी स्वागत किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस समारोह में शिरकत करेंगे? मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आएंगे भारत? जाहिर है इस मौके पर अगर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आते हैं तो दो पड़ोसी मुल्कों के संबंधों में अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी मोदी के इस कदम का स्वागत किया है। पीडीपी इसे वाजपेयी सरकार की कोशिश को आगे बढ़ाने का सिलसिला मानती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है और अगर इसी तरह काम किया जाए तो इसके नताइज भी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। ऐसा लगता है कि शायद ये जो एनडीए की सरकार बनी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक रिकंसिलिएशन का, एक सलाह सफाई, एक दोस्ती का जो माहौल कायम करने की कोशिश की गई थी, लगता है कि उसी की सिमत में ये कदम है। ये हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर नजदीकी हो, अगर ट्रस्ट और एतमाद बढ़े, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे तब तक जाहिर सी बात है कि कश्मीर के मसले का हल भी नहीं निकाला जा सकता। उधर कांग्रेस की राय में शपथ ग्रहण समारोह में किसी को न्योता देने का फैसला सरकार का अपना होता है, लेकिन जेडीयू ने मोदी को अपनी पाकिस्तान नीति खुलासा करने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ये फैसले उनके अपने फैसले हैं, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। उनकी शपथ समारोह के अंदर जिसको वो चाहेंगे उसको बुला सकते हैं, चाहे वो देश का आदमी हो और चाहे कोई विदेशी आदमी। लेकिन जाहिर है मोदी ने अपने इस कदम से पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर करने का संकेत दिया है। लिहाजा विदेश मंत्रालय की तरफ से सार्क देशों के प्रमुखों को बाकायदा न्योता भेज दिया गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई ने मोदी के न्योते को कबूल भी कर लिया है, लेकिन सबकी नजर पाकिस्तान के फैसले पर लगी है। इस समय श्रीनगर से राशिद वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो तस्वीर आपको याद होगी, अटल जी और नवाज शरीफ और आगरा समिट। हालांकि बहुत खास हासिल नहीं हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की एक आखिरी तस्वीर वो है। तो क्या फिर से शुरुआत हो सकती है और नवाज शरीफ भारत आएंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह से हलचल है
वो इस फैसले में दिखाई पड़ेगी जो नवाज शरीफ लेते हैं। लेकिन अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं उन तक जो दोस्त हैं या जिन्हें वो दोस्त नहीं मानते हैं, सबों तक पहुंचने की कोशिश नरेंद्र मोदी की। और इसी क्रम में जो एक ऐसे सहयोगी जो अब विरोधी हो गए हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने आज आखिरकार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से पहले बधाई दे ही दी। प्रधानमंत्री नियुक्त नरेंद्र मोदी को उन्होंने फोन नहीं किया, लेकिन फेसबुक पर बधाई दे दी। संचार का नया माध्यम फेसबुक, ट्विटर, और उस पर उन्होंने बधाई दिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश से यही पूछा है कि क्या उन्हें बधाई देने के लिए सिर्फ फेसबुक ही मिला। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा आज अमेठी पहुंचे और ये दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप जानते हैं किस तरह से अमेठी में प्रियंका गांधी ने संघर्ष किया और जीत आखिरकार राहुल गांधी को मिली 1,07,000 मतों से। लेकिन इस जीत के लिए, जो कि काफी मुश्किल साबित हुई क्योंकि पिछली दफा 3,70,000 से जीते थे राहुल गांधी, लेकिन धन्यवाद देने के लिए मतदाताओं को अमेठी पहुंचे राहुल और प्रियंका। और इस दौरान दोनों बरौलिया गांव अमेठी के गए और वहां के आग पीड़ितों से मुलाकात उनकी हुई और उनका उन्होंने हाल जाना। दरअसल सोमवार को वहां 65 घर जलकर खाक हो गए थे। हालांकि इससे पहले ही गौरीगंज के समाजवादी पार्टी विधायक राकेश सिंह ने पीड़ितों से मुलाकात की थी और उन्हें सरकारी मदद के तौर पर 11,70,000 रुपए के चेक भी बांटे थे। लेकिन उसके बाद क्षेत्र के सांसद और पीड़ितों के प्रतिनिधि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने एक संदेश भी दिया और कहा कि हम संघर्ष लगातार करेंगे, मुश्किल समय है लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। और अब बात नवीन पटनायक की भी, क्योंकि नवीन पटनायक ने चौथी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। नवीन पटनायक की अगुवाई में बीजू जनता दल ने 147 सदस्यों वाली उड़ीसा विधानसभा में 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही नहीं, बीजेडी ने राज्य की 21 में से 20 लोकसभा सीटों पर भी कामयाबी हासिल की है। हालांकि अब की बार पार्टी को भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पटनायक ने पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई है। चौथी दफा उन्होंने ये पद हासिल किया है। जीत तो विरोधी खेमे में हुई है, तो कांग्रेस आखिरकार किस तरह से इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इस्तीफे नहीं होंगे लेकिन हार की विवेचना होगी। लेकिन उन मुख्यमंत्रियों के साथ क्या हो रहा है जिनके राज्यों में करारी हार हुई है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, आपको याद होगा, उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और उन्होंने तय किया है कि कल वो इस्तीफा देंगे और ये इस्तीफा 10 जनपद में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को दी जाएगी। इस बार करारी हार हुई है और माना जा रहा है कि आलाकमान को वो अपना इस्तीफा सौंपते वक्त ये भी कह सकते हैं कि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला और इस कारण से ये मुश्किल आई पेश और केवल 3 सीटें ही वो जीत पाए हैं। लेकिन यहां आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह का दबाव केवल असम के मुख्यमंत्री पर नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा, यहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर दबाव यहां पर भी है। आखिरकार क्या पृथ्वीराज चौहान और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोगोई के इस्तीफे के बाद अपना इस्तीफा सामने लेकर आ सकते हैं? वैसे अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बात चल रही है तो फिर जाहिर तौर पर नाम आपको लेना पड़ेगा कुछ और मुख्यमंत्रियों का भी जो मुश्किल में है। हरीश रावत, उनकी सरकार मुश्किल में है, लेकिन दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। 4 सीटें वहां हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वीरभद्र ने कहा है कोई इस्तीफा नहीं। लेकिन झारखंड की सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है और कहा यही जा रहा है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करते हैं, देखना यह पड़ेगा कि उसके बाद कितनी जगहों पर सरकारें हिलती हैं और कितनी जगहों पर सरकारें गिरती हैं। आज बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।